देखिए बेटा, क्लास 11th में जो सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उससे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के आगे प्रॉब्लम नंबर 2.10 ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 2.10 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.10, इस एग्जाम्पल को आप देखें। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग। आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, कह रहा है फ्रीक्वेंसी मुझे बताओ और साथ में वेवलेंथ बताओ। वेवलेंथ क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछ रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, दूसरा वेवलेंथ पूछ रहा है। कह रहा है कब पूछ रहा है? ऑफ ए फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम कहां से ट्रांजिशन? n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2, 5 से लेकर 2 जा रहा है इन द हाइड्रोजन एटम। अब देखो बेटा, हमको यहाँ पे जब दो सीरीज की दो एनर्जी स्टेट की बात करनी होती है तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी इज इक्वल टू, अगर E की बात करें, जब भी एनर्जी की बात करनी होगी E की, तो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा है RH। RH का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, H का मतलब हाइड्रोजन के लिए ये रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/Ni का स्क्वायर। ये Ni क्या है? इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस 1/NF का स्क्वायर। ये NF क्या है? फाइनल एनर्जी स्टेट। अब जैसे ये कह रहा है कि n बराबर 5 से n बराबर 2 पे गया, तो ये n बराबर 5 इनिशियल हो जाएगा और n बराबर 2 क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। तो हमेशा इनिशियल स्टेट को आप 5 लिखिएगा और या फाइनल के बदले आप वैल्यू 2 पुट कर दीजिएगा। अब आप कहोगे सर इस फार्मूले से तो एनर्जी निकलेगा ना, और हमको तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा था। क्या बेटा, जब एनर्जी तुम्हें मालूम चल जाएगी तो E इज इक्वल टू फार्मूला होता है h न्यू, तो यहाँ पे ये न्यू फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाएगी। एनर्जी मालूम हो गई तो h तो मालूम ही है, फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी मालूम चल जाएगी तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ये लैम्डा मालूम चल जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों मालूम चल जाएगी। कभी कभी फार्मूले में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं कहता हूं ये एनर्जी E इज इक्वल टू RH की वैल्यू 2.18 मैं रख रहा हूं इंटू 10 टू पावर माइनस 18 अपान 1 Ni का स्क्वायर माइनस 1/NF का स्क्वायर। अब यहाँ पे सर ये इनिशियल एनर्जी स्टेट और ये फाइनल, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये वैल्यू कभी कभी 109677 भी आ जाती है। क्या बेटा, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तब होगी जब ये एनर्जी के बदले तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो HCU न्यू बार। कैसे लिख सकते हो जानते हो? E बराबर क्या होता है बताओ? H न्यू बराबर क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, तो C बाई लैम्डा को तो 1/लैम्डा को न्यू बार बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू बार। अब देखो E के बदले SC न्यू बार, अगर मुझे न्यू बार निकालना होगा तो इस SC को नीचे लाना पड़ेगा। ये वैल्यू अपान में HC जब आएगी तो H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, दोनों का डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी। तो याद रखना, रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू तब लिखोगे जब एनर्जी फाइंड आउट करना होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट की ये वैल्यू तब लिखोगे जब तुम्हें वेव नंबर फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि वेव नंबर फाइंड आउट करते समय इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू में हम H और C से डिवाइड करते हैं। H और C से डिवाइड करने की वजह से ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होकर इतनी आ जाती है। भूलोगे नहीं, बार बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर कभी रिडबर्ग कांस्टेंट आप 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 रखते हैं, कभी ये रखते हैं। तो ये मैं वैल्यू तब रखूंगा जब एनर्जी फाइंड आउट करना होगा, लेकिन मुझे अगर वेव नंबर फाइंड आउट करना होगा तो H और C को नीचे लेके आऊंगा, तो H और C की वैल्यू रखूंगा, तब डिवाइड करूंगा, तब जाके इतनी वैल्यू आएगी, है ना। खैर, मैं इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में मैं एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूं। जब एनर्जी मैं फाइंड आउट करूंगा तो कैपिटल E निकालूंगा। अब देखिएगा, कैपिटल E बराबर
2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 ब्रैकेट के अंदर इनिशियल वैल्यू एनर्जी स्टेट कितना है 5, तो ये लिखूंगा 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1/25 हो जाएगी माइनस 1/4 हो जाएगा। 1/25 माइनस 1/4 फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो ये एनर्जी की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी माइनस 4.58 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ये वैल्यू एनर्जी की आपकी निकल के आएगी। कब निकल के आएगी सर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू चूंकि यहाँ पे सॉल्व करना तो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन आ जाएगा। ये एनर्जी की वैल्यू तुम निकाल रहे हो। तुम्हें निकालना क्वेश्चन में एनर्जी नहीं था, तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालना था। एनर्जी इस फार्मूले से निकाल के लाए हो, तो ये E इज इक्वल टू होता है सर एच न्यू। तो यहाँ न्यू बराबर अगर लिखें तो ये हो जाएगा E/H। E की वैल्यू ये जो निकाल के लाए हो यहाँ रखो, माइनस 4.58 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपान H की वैल्यू जानते हो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, ये न्यू। अब इसमें ये डिवाइड करना, जब डिवाइड करोगे बेटा तब जाके तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी 6.9 इंटू 10 टू पावर 14। सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद इतनी ही वैल्यू आएगी। ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी है तो चाहे सेकेंड इनवर्स में लिखना चाहे हर्ट्ज में लिखना, दोनों में से कोई एक यूनिट का यूज करना, ये सही आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया। आपसे वेवलेंथ भी पूछा था, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c/λ। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मालूम है, c मालूम है, तो लैम्डा निकल जाएगा। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू c/, फ्रीक्वेंसी। तो ये c की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपान फ्रीक्वेंसी कितना निकाल के लाया हो 6.9 इंटू 10 टू पावर 14। सॉल्व करो बेटा, लैम्डा निकल के आ जाएगा 3/6.9 करो। जब ये सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी वैल्यू 434 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। ये वैल्यू इतनी आएगी। इसको चाहो तो लैम्डा बराबर 434 नैनोमीटर भी लिख सकते हो। ये वैल्यू आपकी आएगी। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद देखिएगा इतनी ही वैल्यू आपके पास आएगी। तो हमने एग्जाम्पल 2.10 सॉल्व किया। आपको ये कंफ्यूजन एग्जाम में होता है कि कभी रिडबर कांस्टेंट 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 होता है, तो कभी 109677 होता है। कब पुट करेंगे? तो मैंने बताया एनर्जी के फार्मूले में ये पुट करना, लेकिन वेव नंबर में ये रिडबर कांस्टेंट पुट करोगे। क्यों पुट करोगे मैंने बता दिया आपको, आप समझ गए। फिर कंफ्यूजन आता है कि सर यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें। मैंने कहा जो एनर्जी स्टेट इनिशियल होगा वो यहाँ पुट करना, फाइनल वाले को यहाँ पुट करना। क्वेश्चन में कह रहा था n बराबर 5 से n बराबर 2 जा रहा है, तो ये इनिशियल था यहाँ रख दिया, ये फाइनल था यहाँ रख दिया। सॉल्व किया, एनर्जी निकल के आ गई। हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछा था, इसलिए हमने E बराबर एच न्यू का यूज किया। न्यू बराबर E/H, E की वैल्यू यहाँ से निकाल के लाए थे, H की वैल्यू मालूम है प्लांक कांस्टेंट, रख दो आंसर आ जाएगा। चूंकि अब लैम्डा भी पूछा था तो न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है, तो लैम्डा बराबर c/न्यू हो सकता है। ये c और न्यू की वैल्यू रख दिया। c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी जो ये निकाल के लाए हो, इसको सॉल्व करना, ये वैल्यू आ जाएगी। ये नैनोमीटर में है, ये मीटर में है। अब इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसी एनसीईआरटी में बेटा एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में चले जाओ। जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आप जाओगे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जाके देखो क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जाओ और क्वेश्चन नंबर 2.17 देखो। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2.17 मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द वेव नंबर 2.17, एक्सरसाइज 2.17 देखो। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि वेव नंबर को कैलकुलेट करो, मतलब न्यू बार को कैलकुलेट करो।
कह रहा है तब कैलकुलेट करो जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन हो बामर सीरीज से। बामर सीरीज का मतलब n बराबर 2 दे दिया। अब यहां से ट्रांजिशन तुमको करा रहा है लॉन्गर वेवलेंथ। अच्छा ये बताओ सर, हमने पढ़ा है कि अगर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और ये लैम्डा दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी क्वेश्चन में लॉन्गर वेवलेंथ की बात करेगा इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉलर हो जाएगी। लॉन्गर वेवलेंथ क्वेश्चन में कह रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी स्मॉलर हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी स्मॉलर होगी तो n बराबर 2 से जा सकता है इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 पे, n बराबर 4 पे, n बराबर 5 पे। लेकिन स्मॉलर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये n बराबर 3 होगा। क्वेश्चन फंसा रहा है, कह रहा है कि इसका ट्रांजिशन लॉन्गर वेवलेंथ में जाता है। तो तुम सोचो कि लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब स्मॉलर फ्रीक्वेंसी में जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली। अगर ये लॉन्गर कह रहा है तो स्मॉलर की बात फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जब स्मॉलर फ्रीक्वेंसी होगी तो कम से कम ट्रांजिशन होगा। कम से कम का मतलब 2 से लेकर सिर्फ 3 तक जाएगा। 2 से अगर 4 में चले जाए तो थोड़ा सा ट्रांजिशन बड़ा हो जाएगा। हमें स्मॉलर फ्रीक्वेंसी रखना है, इसलिए n बराबर 2 से n बराबर 3 रहेंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से ये क्लियर होता है कि हमको n बराबर 2 से ट्रांजिशन कहाँ करना है, n इज इक्वल टू 3। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी का एनर्जी स्टेट होगा, इससे कम नहीं होगा। क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का आता तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का उल्टा होता है स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी रख दिया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 से कम कोई डिजिट आती नहीं है एनर्जी स्टेट में। अब आगे की बात कह रहा है क्वेश्चन में 2.17 में वेव नंबर कैलकुलेट करो और ये स्ट्रक्चर हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दो बेटा। मैंने अभी बताया कि अगर एनर्जी का फार्मूला रखोगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁻⁻18 रखोगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पे एनर्जी ई नहीं रखो, यहाँ वेव नंबर की बात करो तो ये वैल्यू हो जाएगी 109677 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 अपान ये ni का स्क्वायर माइनस 1 अपान nf का स्क्वायर। ये इनिशियल है, ni का मतलब, f का मतलब फाइनल है। ये वेव नंबर निकाल दे रहे हो तो वेव नंबर इज इक्वल टू 109677। इनिशियल क्या है बेटा तुम्हारे पास 2, तो ये वह हो जाएगा 1 अपान 2 का स्क्वायर। फाइनल कितना है 3, 1 अपान 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 अपान 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 अपान 4, 3 का स्क्वायर का मतलब माइनस 1 अपान 9, 1 अपान 4, 1 अपान 9। इसको सॉल्व करना तो ये न्यू बार की तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। सॉल्व करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बेटा तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी और वो वैल्यू आएगी 152। सॉल्व करके देख लेना 32.9। ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। किस में आएगी बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर इसको मीटर इनवर्स में लिखना चाहो तो ये मीटर इनवर्स में लिख लेना 1.523 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो जिसमें लिखना चाहना उसमें लिख लेना, ये सेंटीमीटर इनवर्स, ये मीटर इनवर्स। क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये रिडबर्ग कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू क्या रखें। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको चाहो तो तुम RH भी लिख सकते हो, तो वेव नंबर इज इक्वल टू RH, ऐसे भी ये फार्मूला। अब तुम कहोगे कि सर कभी अभी फार्मूला आपने पढ़ाया था E इज इक्वल टू RH और वहां पे 1 अपान ni का स्क्वायर पढ़ाया था माइनस 1 अपान nf का स्क्वायर। तो उस समय RH की वैल्यू जो आपने पुट किया था सर वो 2.18 वाली पुट किया था। ऐसा क्यों किया था आपने? सर वो कभी वैल्यू कुछ रखते हैं, कभी वैल्यू आप कुछ रखते हैं। एग्जाम में ये प्रॉब्लम लड़कों को होती रहती है कि सर रिडबर्ग कांस्टेंट की वास्तव में वैल्यू कितनी रखनी होती है। सर अभी तो आपने वैल्यू रखा था RH की तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 रखा था। बेटा मैं ये वैल्यू जब रखा था तो एनर्जी E के फार्मूले में रखा था और मैंने बताया अगर एनर्जी E इज इक्वल टू, इस फार्मूले को अगर चेंज करूं, देखना इस फार्मूले को चेंज कर रहा हूं तो ये हो जाएगा SC न्यू बार इज इक्वल टू, SC न्यू बार कैसे होगा ये भी समझ लो। E बराबर क्या होता है H न्यू, न्यू बराबर क्या होता है C बाई लैम्डा। तो C बाई लैम्डा का मतलब 1 अपान लैम्डा के बदले न्यू बार लिख सकते हो इज इक्वल टू ये वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18।
अब ये देखो, मुझे न्यू बार फाइंड आउट करना है तो H को नीचे ले जाऊंगा, C को नीचे ले जाऊंगा, डिवाइड करना तो ये वैल्यू तुम्हारे पास 109677 आएगा। यही कारण है कि मैं न्यू बार के फार्मूले में ये रखता हूँ, क्योंकि H और C से डिवाइड करता हूँ। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट किया और आपने 2.17 का सॉल्यूशन निकाल के रख दिया। अब इसको मैं मिटाता हूँ बेटा, इसको रब करता हूँ। रब करने के बाद हम एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल्स को देखें। एग्जाम्पल नंबर 2.11, एग्जाम्पल 2.11, इस एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहता हूं। इस एग्जाम्पल में देखो, मैं बुक से एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस। कह रहा है एनर्जी कैलकुलेट करिए, एनर्जी को आप कैलकुलेट करिए। किसके लिए कैलकुलेट? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? आपसे क्वेश्चन में रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? रेडियस। अब आपसे क्वेश्चन में एनर्जी भी पूछ रहा है और साथ में आपसे क्वेश्चन में रेडियस भी पूछ रहा है। दो चीजें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। अब देखो, यहाँ पे पीछे फार्मूला पढ़ाया गया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करना होगा तो वहां पे हमको वैल्यू मालूम है -RH Z² जहां पे जो Z होगा वो एटॉमिक नंबर होगा और जो N होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। RH का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट होगा। सर यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, ये एनर्जी निकल के आ जाएगी इस फार्मूले से। तो मैं एनर्जी निकाल के ला रहा हूँ, देखना, और मतलब अथवा या माइनस RH के बदले रिडबर्ग कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²। Z का मतलब एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन में हीलियम का जिक्र किया है बेटा, इसलिए हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम क्या होता है? 2He4, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर है। तो मैं ये Z के बदले ये वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, सर यहाँ पे N² है, N² का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। हमें मालूम है सर हीलियम के पास जब न्यूक्लियस होता तो पहले ऑर्बिट में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो ऑर्बिट के बदले 1 पुट करेंगे। ऑर्बिट के बदले तुमने 1 पुट क्यों किया? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही आते हैं, इसलिए 1 पुट किया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना बेटा। मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी आपको निकल के आ जाएगी। ये निकालना एनर्जी -8.72 इंटू 10⁻⁻18, ये आंसर आएगा जूल में। ये तुमने क्या निकाल दिया बेटा? एनर्जी निकाल दिया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में एनर्जी के अलावा रेडियस भी पूछा था। हमें मालूम है अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस RADIUS, रेडियस का फार्मूला स्मॉल r से डिनोट कर सकते हो। इसके फार्मूला की अगर बात करें तो 0.0529 इंटू N²/Z, और ये जो वैल्यू आती है बेटा वो एंगस्ट्रॉम में आती है, तो यहाँ पे आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखना, सर ये वैल्यू हमने एंगस्ट्रॉम में लिख दिया 0.0529 N²/Z, ये वैल्यू किस में लिखाओगे? एंगस्ट्रॉम में। R बराबर, अब देखना ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.529 है ना, या ये वैल्यू इधर लिख देता हूँ, मैं रेडियस को इधर निकाल देता हूँ। R इज इक्वल टू 0.529 इंटू N²। N का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, और अभी आप बात कर रहे थे नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू इंटू 1 का स्क्वायर करोगे और अपॉन Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर वैल्यू कितना रखोगे? हीलियम के लिए 2 रख देना। अब इसको सॉल्व करो, इसको इससे डिवाइड करना 2 से बेटा। जब 2 से डिवाइड कर देना
तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 0.2 2 जा 4, 2 आएगा, 1 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये वैल्यू 5। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। ये वैल्यू किस में आएगी? आपका रेडियस एंगस्ट्रॉम में आएगा। मीटर में लिखना चाहना तो 0.2645 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये वैल्यू मीटर में हो जाएगी। आंसर जिसमें होगा उसमें सॉल्व कर दीजिएगा, ये निकल के आपका आ जाएगा। अब इस पर क्वेश्चंस एक और देख लें आप। इसी एनर्जी वाले बेसिस पे एक क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज खोलें आप और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से आप न्यूमेरिकल कौन सा सॉल्व करेंगे? 2.16। इसी चैप्टर के आप समाप्त होने के बाद एक्सरसाइज देखो बेटा। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल देखो आप 2.16, इस न्यूमेरिकल को देखो। एक्सरसाइज का 2.16 देखो। क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 2.16 में क्या कह रहा है? द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटीएम। कह रहा है कि एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये वैल्यू दिया है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? पांचवें ऑर्बिट में हमसे एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है। किस ऑर्बिट में पूछ रहा है बेटा? फिफ्थ ऑर्बिट, मतलब पांचवें में। पांचवें में वैल्यू पूछ रहा है तो ठीक है बेटा। अभी एनर्जी मैंने कहा एनर्जी इन द ऑर्बिट, फार्मूला लिखवाया था मैंने -RH/z², यहाँ पे लिखवाया था अभी /n², जहाँ पे z एटॉमिक नंबर था और n जहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट था। क्वेश्चन में हमको कह रहा हाइड्रोजन एटम की बात किया है, रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू रख दे। रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है हमको -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये रिडबर कांस्टेंट की वैल्यू। ये निगेटिव था तो निगेटिव साइन। जेड के मतलब एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन की बात किया है, क्वेश्चन में पढ़ो फिर से। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात किया है तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू 1 कर देना। ये जेड का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देना अपान n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट, पांचवें ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो यहाँ फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब ये पांचवा ऑर्बिट, 5 का स्क्वायर कर देना। तो ये एनर्जी की वैल्यू देखो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपान 25 हो जाएगा। सॉल्व करो बेटा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा, तो लगाने के बाद ये वैल्यू आएगी -8.72 इंटू 10⁻⁻20, ये वैल्यू जूल में ये आएगा आंसर। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कैलकुलेशन इसमें नहीं समझाया जाएगा, बस आपको मालूम है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, आप कर लीजिएगा, इतनी वैल्यू आएगी। अब इसके अलावा क्वेश्चन की सेकेंड पार्ट पढ़ें। 2.16 में कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोहर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। बोहर ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा है और रेडियस का आपको फार्मूला मालूम है। मैं अभी बात कर रहा था कि रेडियस की अगर बात करेगा तो स्मॉल r = 0.529 हो जाएगा और ये वैल्यू आप यहाँ पे n² लिखेंगे अपान z लिखेंगे, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी। चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है n है और z एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन में आगे बढ़े, हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पांचवें ऑर्बिट के लिए पूछा है तो n की वैल्यू 5 रखेंगे, एटॉमिक नंबर z की 1 रखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि फिफ्थ ऑर्बिट के लिए पूछा था, अपान 1। वैल्यू सॉल्व करें 0.529 इंटू 25 जी, ये वैल्यू बेटा आएगी आपकी। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो वैल्यू आएगी 13.225 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है तो याद रखना एंगस्ट्रॉम में अगर रेडियस पूछेगा तो कोई आंसर पूछेगा तो रेडियस बराबर 13.225 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर है बेटा, ये आंसर हो गया। अगर आपसे कोई मीटर में पूछेगा
तो R इज इक्वल टू 13.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जिसमें पूछेगा उसमें लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको एनर्जी बताया, वेव नंबर बताया, साथ में रेडियस बताया। एनर्जी, वेव नंबर, रेडियस, बोर के कॉन्सेप्ट पे, बोर थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।